हेलो स्टूडेंट्स, तो अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। कल लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। हम जो आज पढ़ने वाले हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को ही हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में पढ़ा था जिन्हें हम स्वपोषी बोलते हैं। उस स्वपोषी क्या होते हैं? तो अगर हम ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, ऑटोट्रॉप्स की बात करते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने खाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए खुद पर डिपेंड रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स या फिर ऑटोट्रॉप्स भी उन्हें बोला जा सकता है। अब ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आ सकते हैं, कौन से लिविंग बीइंग्स आ सकते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि ऑटोट्रॉप में सिर्फ और सिर्फ क्या आते हैं? प्लांट्स आते हैं, क्योंकि प्लांट्स ही एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे लिविंग बीइंग्स हैं जो कि क्या करते हैं? अपने खाने के लिए खुद पर डिपेंडेंट है, ना कि किसी और पर। अगर वो किसी और पर डिपेंडेंट है भी तो वो सिर्फ और सिर्फ नेचर पर, किसी अदर लिविंग बीइंग पर वो डिपेंडेंट नहीं है। हम उसी लेक्चर को जैसा कि मैंने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपको बताया था, हम उसी को आज आगे बढ़ाते हैं। जो हम आज प्रोसेस पढ़ने वाले हैं वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, आपने इस प्रोसेस के बारे में पढ़ा भी होगा। इस प्रोसेस में इस प्रोसेस को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम थ्योरी समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है क्या। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सिंपली क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो हमें नेचर से मिलता है, ठीक है, प्रकृति से हमें प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलता है। और तीसरी चीज जो प्लांट को मिलती है वो क्या है? सनलाइट, ठीक है। तीन चीजें उसे नेचर से मिलती हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये तीन चीजें उसे मिलती हैं। चौथी चीज जो इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए वो है क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल जो है वो प्लांट्स के पास खुद से होता है। अगर प्लांट्स के पास खुद से क्लोरोफिल है तो इन चारों की हेल्प से ही वो आगे क्या बनाता है? अपने लिए न्यूट्रिशन बनाता है। अब किस तरीके से होती है ये पूरी प्रोसेस, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो 4 पॉइंट्स मैंने बताया वो कौन कौन से? सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड है वाटर, थर्ड हो गया हमारा सनलाइट, और फोर्थ क्या हो गया? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ठीक। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। प्लांट्स को तीन चीजों की जरूरत पड़ती है नेचर से, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। ये तीन चीजें वो नेचर से लेता है। फोर्थ क्लोरोफिल उसके पास खुद के पास प्रेजेंट रहता है। इन चारों की हेल्प से वो क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, जिससे उसका सर्वाइवल चलता है, जिससे उसे एनर्जी मिलती है। लिविंग बीइंग्स में ग्लूकोज एक ऐसा सोर्स है जो कि अधिकतर अप्रोक्सीमेटली हम 90% लिविंग बीइंग्स की बात करें तो वो सब किस पर डिपेंडेंट है? ग्लूकोज पर डिपेंडेंट है अपनी एनर्जी के लिए। ग्लूकोज ही फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मेन सोर्स एनर्जी का अगर कोई है लिविंग बीइंग्स में तो वो क्या है? ग्लूकोज, ठीक है। तो हम देखते हैं किस तरीके से इन चारों की हेल्प से वो अपना खाना बना पाता है। तो इसकी एक केमिकल रिएक्शन है, वो केमिकल रिएक्शन में यहाँ पर लिख रहा हूँ 6CO2 plus 12H2O in presence of sunlight and chlorophyll, they make C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O, ठीक है। ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, यही प्रोसेस है किसकी? प्रकाश संश्लेषण की, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये रहा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो मैंने बोला था 4 फैक्टर्स हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से वाटर, ये दो चीजें उसने कहां से ली? नेचर से ली। उसके बाद सनलाइट और क्लोरोफिल, तो ये थर्ड फैक्टर और ये फोर्थ फैक्टर, सॉरी सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनकी हेल्प से उसने क्या बनाया? यहाँ पर मेन कंपोनेंट जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज बनाया। ग्लूकोज इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मेन सोर्स होता है किसी भी लिविंग बीइंग में, किसी भी सजीव में एनर्जी का, ऊर्जा का बहुत अच्छा सोर्स होता है या फिर मेन मुख्य सोर्स होता है। अब यहाँ पर 6CO2, 12H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमने क्या बनाया? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन और H2O। हमने
जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, मतलब सांस जब लेते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। वहीं अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो आपको साफ दिख रहा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने इनहेल की है, मतलब अंदर ली है, और ऑक्सीजन उन्होंने क्या की है, बाहर निकाली है। तो ये एक प्रोसेस है जिसको आप रिवर्स ऑफ रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। सिंपली इस रिएक्शन को याद रखना, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछी जा सकती है कि 6CO2 + 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दे मेक C6H12O6 जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, 6O2 जो कि ऑक्सीजन है और 6H2O जो कि वाटर है। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट इसे मिलते कहां से, क्लोरोफिल कहां होता है, ये 4 पॉइंट्स हैं जिनको अभी हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलता है, तो क्या होता है कि प्लांट्स के लीव्स होते हैं, पत्तियां होती हैं, पत्तियों में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा एक डोर टाइप स्ट्रक्चर है, आपकी बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 107 पर उसका पूरा डायग्राम दिया हुआ है। स्टोमेटा का बीज टाइप का, सीड टाइप का बना हुआ है, उसे हम स्टोमेटा बोलते हैं। एक डायग्राम में उसका मुंह खुला हुआ है, उसके पोर्स खुले हुए हैं, और एक में वो पोर्स क्या है, बंद है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में पहले से प्रेजेंट है, ये आपको पहले से पता होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है 28%, उसके बाद अदर गैसेस है। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो वहां पर पहले से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। प्लांट्स में लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं उनका डोर ओपन होता है, वो एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अनटिल अनलेस जब तक उनकी क्या ना हो जाए, नीड फुलफिल ना हो जाए। जब तक उन्हें जरूरत रहती है उतने कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और उसे अपनी प्रोसेस में यूज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को वहीं से एब्जॉर्ब करते हैं। अब देखो वाटर कहां से एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जब बारिश नहीं हो रही है तो क्या होगा, तो वाटर तो उनके पास खुद के पास भी रहता है, रूट से वो वाटर्स क्या करते हैं, अप डाउन होता ही रहता है। जाइलम और फाइलम नाम के कंपाउंड्स आपने 9th में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उन्हें वाटर रूट से भी मिल जाता है, उनके पास जो कंजर्व वाटर है वो भी, और सेकंड वाटर वो क्या एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, नमी उपस्थित है, उसी नमी को वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये दोनों उसके पास आ गए। थर्ड सनलाइट कहां से मिल रही है, तो सनलाइट हमें सन से मिल रही है जो कि नेचुरल सोर्स है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है वो, तो सनलाइट मिल गई। क्लोरोफिल, अब क्लोरोफिल क्या होता है, तो जो पत्तियां होती हैं प्लांट्स की उन्हीं के अंदर ग्रीन सेल्स होती है। जब हम माइक्रोस्कोप से पत्तियों को देखते हैं तो उनके अंदर बहुत सारी ग्रीन हरे कलर की सेल्स, कोशिकाएं पाई जाती हैं। उन हरी कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, उन हरी कोशिकाओं को, ग्रीन सेल्स को बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, यही क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं, हमारे क्लोरोफिल्स होते हैं। जो अधिकतर पेड़ों का रंग जो होता है हरा कलर का होता है, वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से, क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। तो यहाँ पर क्लोरोफिल वहां पर प्रेजेंट है। सनलाइट हमें नेचर से मिल गई, CO2 और 12H2O जो वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमने क्या की, एटमॉस्फेयर से हमने एब्जॉर्ब कर ली प्लांट ने, इन्हीं की हेल्प से उसने क्या बनाया, C6H12O6 मतलब ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर जो बचा हुआ था वो उसने क्या कर दिया, बाहर एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गई, वो क्या है कि हमें जो मेन सोर्सेज की जरूरत थी, मतलब प्लांट्स को जो मेन सोर्सेज की जरूरत है, कोर कंपोनेंट्स की, वो कौन कौन से, पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर, तीसरा सनलाइट और चौथा क्लोरोफिल। एक बार हमने रिएक्शन देखी हुई है ये, तो हम ये भी देख लेते हैं कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि रिएक्शन सारी क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, तो बैलेंस है कि नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड तो सबसे पहले ये बिफोर रिएक्शन और ये आफ्टर रिएक्शन। बिफोर रिएक्शन कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन। कार्बन कितने हैं, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कार्बन 6 है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 6। ऑक्सीजन कितने हैं, तो 6 2 12 है ऑक्सीजन। यहाँ पर आते हैं तो आगे 12 लिखा है, तो यहाँ पर भी कितने हैं, 12 है, तो कितने हो गए टोटल 24। कार्बन 6 है, ऑक्सीजन 12 + 12 कितने हैं, 24 है। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 12 2 24, तो 24 यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। इधर चलते हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। देखते हैं कितने हैं, कार्बन तो कितने हैं यहाँ पर
ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है, प्लस 6 टू द 12 है, प्लस 6O मतलब 6, कितना हो गया 6 और 6 12, 12 और 12 24, तो 24। यहाँ पर आता है हाइड्रोजन, तो कितने हैं यहाँ पर 12, प्लस आगे कहिए कि यहाँ पर है 6 टू द 12, तो 12 कितना होगा 24। देखो हाइड्रोजन 24 है, यहाँ पर भी 24 है, ऑक्सीजन 24 है, यहाँ पर भी 24 है, कार्बन 6 है, यहाँ पर भी 6 है। तो ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है और आइडियल रिएक्शन है। इसलिए इस रिएक्शन को अच्छे से आप याद कर लेना। रिएक्शन बहुत सिंपल ही है, अगर ये रिएक्शन यहाँ पर याद कर लेते हो तो आगे चलकर रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन आने वाली है, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन की, वो आसानी से आपको याद हो जाएगी। इसी की जस्ट अपोजिट होगी वो रिएक्शन। तो 6CO2 12H2O सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमने क्या करी, ये कंपाउंड बनाया। अब सनलाइट और क्लोरोफिल इसमें इंक्लूड क्यों नहीं हुए, तो यहाँ पर सनलाइट और क्लोरोफिल जो है वो क्या है, यहाँ पर कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं, तो कैटलिस्ट वो कंपाउंड होते हैं, वो कैटलिस्ट एक तरीके से वो यौगिक होते हैं जो कि क्या करें, रिएक्शन में इन्वॉल्व तो हो, मतलब रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए बिना रिएक्शन की रेट को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। क्लोरोफिल तो चलो प्लांट में प्रेजेंट था पहले से, सनलाइट यहाँ पर मेन कैटलिस्ट है। देखो एक एक्सपेरिमेंट अगर बोला जाता है, एक्टिविटीज में भी दिया हुआ है, वो एक्सपेरिमेंट ये है कि अगर आप किसी प्लांट को सनलाइट के प्रेजेंस में ग्रो करते हो, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में हम उसको उगा रहे हैं, और एक को उसी प्लांट के दूसरे मीडियम को अगर हम देखें तो सनलाइट की एब्सेंस में उगा रहे हैं, तो जल्दी कौन सा प्लांट उगेगा या फिर ग्रोथ प्रॉपर किसकी होगी, सनलाइट में प्रेजेंस वाली की। तो इसका मतलब क्या है, सनलाइट वहां पर रिएक्शन में किसी कंपोनेंट में इन्वॉल्व नहीं है, वो क्या करती है, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की रेट को बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है। तो ये एक तरीके से कैटलिस्ट, एज अ कैटलिस्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में 3 पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, 3 पॉइंट्स को मैं समझा देता हूँ। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल की हेल्प से जो सनलाइट है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है हमारा प्लांट, ठीक है। सेकंड, प्रकाश ऊर्जा को मतलब लाइट एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। उसके बाद सबसे पहले तो क्या हुआ, क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। सेकंड वो क्या बोल रहा है कि इसी के द्वारा मतलब केमिकल कंपोनेंट में जो हमें सनलाइट मिली है, यही सनलाइट क्या करेगी, ब्रेक करेगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, किसमें ब्रेक करेगी, वाटर और ऑक्सीजन में, ठीक है, इनका रिडक्शन करेगी। सेकंड क्या बोल रहे हैं हम कि इसी लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा, केमिकल एनर्जी में। सिंपल सी प्रोसेस है। पहला उसने बोला कि क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, सेकंड लाइट एनर्जी क्या करेगी, इन दोनों को रिड्यूस करेगी ऑक्सीजन और वाटर में, और क्या करेगा, लाइट एनर्जी को वो किसमें चेंज करेगा, केमिकल एनर्जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचय। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स में अगर ग्लूकोज और एनर्जी जो बनती है उसमें आगे उसका कन्वर्जन होगा। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस है जिससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या मिला है, ग्लूकोज मिला है। ग्लूकोज इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ग्लूकोज एनर्जी का एक रूप है, ठीक है, ऊर्जा का एक रूप है जिसकी हेल्प से प्लांट्स आगे सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ पर कंटिन्यूअसली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती रहती है। अगर कभी ऐसा टाइम होता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के कैपेबल नहीं है कोई प्लांट में, तो वहां पर क्या होता है, स्टार्च नाम का एक कंपाउंड होता है, ठीक है, स्टार्च। स्टार्च का अगर मैं रियल लाइफ में देखो तो आलू आपने देखा होगा, आलू को जब हम छीलते हैं तो उसके ऊपर व्हाइट कलर का कुछ लगा रहता है, या फिर जब हम उसको धोएंगे तो व्हाइट कलर का एक लिक्विड वहां से निकलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। वो रियल फॉर्म है किसी स्टार्च का। स्टार्च हर एक प्लांट में प्रेजेंट रहता है और उसका काम क्या रहता है, फूड को कंजर्व करके रखना, स्टोर करना फूड को। जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो भी एनर्जी एक्स्ट्रा निकल रही है या फिर एनर्जी यहाँ पर एक्स्ट्रा बन रही है, उसको कंजर्व कौन करता है, स्टार्च करता है। और अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया किसी भी पौधे में, किसी भी वृक्ष में नहीं हो सकती है, तो स्टार्च 2 से 3 दिन तक एनर्जी किसको प्रोवाइड कर सकता है, प्लांट को प्रोवाइड कर सकता है। इतनी एनर्जी उसके पास स्टोर्ड रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सबसे प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया थी वो हमारी यहाँ पर समाप्त हुई। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यहाँ पर क्लोज हुई। ये आपको जो भी इसमें दिया हुआ है 6CO2 12H2 वाली रिएक्शन, ये पूरी रिएक्शन आपको याद करनी है।
सेकंड में एक बार आपको फोटो भी भेज दूंगा, वो आपको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में लिखना है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। अगला पॉइंट कल हम हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे और उनमें होने वाली प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।